हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने चार्जेस की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा है, चार्जेस किस तरह से डेवलप होते हैं, उनका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, उसके बारे में हमने बात की। वी टॉक्ड अबाउट द कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। आज के केस में, आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं मेथड्स ऑफ चार्जिंग के बारे में। मतलब अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है आपके पास में, तो आप उस ऑब्जेक्ट को चार्ज कैसे कर सकते हैं, उसके ऊपर कैसे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आता है, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला मेथड जो हमारे पास में है चार्जिंग का, वो है हमारे पास में चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। देखिए, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन का जो ये मेथड है, ये हमने लेक्चर नंबर 1 में भी डिस्कस किया था। लेक्चर नंबर 2 में भी मैंने आपको बताया था कि अगर एक ग्लास रोड लेंगे, एक सिल्क का क्लॉथ लेते हैं और ग्लास रोड को अगर सिल्क के क्लॉथ के साथ में रब किया जाता है, तो उनके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस डेवलप हो जाते हैं। तो जो हमने लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा कि आपने एक स्केल लिया, अपने बालों के साथ में उसको रब किया, तो यहाँ पे रबिंग के टाइम क्या हो रहा है, फ्रिक्शन हो रहा है। तो फ्रिक्शन से हमने क्या किया, उस स्केल के ऊपर चार्जेस को डेवलप कर लिया। अब हम वो पेपर के छोटे छोटे पीसेस उससे बहुत इजीली उठा पा रहे हैं। इसी के साथ हमने एक बलून का एग्जाम्पल लिया था। बलून के एग्जाम्पल में हमने क्या किया, बलून लिया, बलून को अपने बालों से रब किया या किसी भी सिंथेटिक फाइबर के साथ में उसको रब किया, और उसके बाद में जब हम अपने ड्राई हेयर के पास उन बलून्स को लेके आते हैं, तो वो हमारे बालों को ऐसे अट्रैक्ट करने लगते हैं या छोटे पेपर के पीसेस को अट्रैक्ट करने लगते हैं। इन शॉर्ट मैं क्या कह सकती हूँ यहाँ पे, कि हमने स्केल को फ्रिक्शन करवा के उसके ऊपर चार्जेस को डेवलप कर दिया। हमने जो बलून लिया उसमें फ्रिक्शन की वजह से चार्जिंग हो गई, वहां पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस डेवलप हो गए। तो ये जो मेथड है, इसे कहा जाता है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। इसमें किया क्या जा रहा है, कोई भी हम यहाँ पे एक प्लास्टिक रोड ले सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे एक स्केल लिया, स्केल भी किससे बना हुआ है, स्केल भी हमारा प्लास्टिक से बना हुआ है। हम किसी सिल्क के क्लॉथ के साथ इसको रब कर रहे हैं या अपने बालों से रब कर सकते हैं। जब हम इसको रब करते हैं तो इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर यहाँ पे चार्जेस डेवलप हो जाते हैं। ये रोड थी, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, जो हमारे पास में सिल्क का क्लॉथ था उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज यहाँ पे डेवलप हो गया। तो दिस इज द फर्स्ट मैथड, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। अब हम यहाँ पे बात करते हैं दूसरे मेथड की, दैट इज चार्जिंग बाय कंडक्शन। देखिए, चार्जिंग बाय कंडक्शन में क्या किया जा रहा है, आपके पास में यहाँ पे एक अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट है, मतलब ये न्यूट्रल है, इसके ऊपर कोई चार्ज यहाँ प्रेजेंट नहीं है। एक हमारे पास में यहाँ पे चार्ज्ड ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस यहाँ पे प्रेजेंट है। अब हमारा यहाँ पे टास्क क्या है, हमारा टास्क है कि ये जो ए ऑब्जेक्ट है, इस ए ऑब्जेक्ट को हम चार्ज करना चाह रहे हैं, या आप कहो इसके ऊपर हम चाह रहे हैं कि कुछ चार्जेस यहाँ पे डेवलप हो जाए। इसके लिए क्या किया जा सकता है, ये जो ए ऑब्जेक्ट है, इस ए ऑब्जेक्ट को अगर मैं इस चार्ज्ड बी ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में लेकर आती हूं, तो क्या होगा, ये जो बी के ऊपर चार्जेस हैं वो किसके ऊपर ट्रांसफर हो जाएंगे, ये ए के ऊपर भी ट्रांसफर यहां पे हो जाएंगे। और जब इन दोनों को अलग अलग करेंगे तो ए के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज होगा, बी के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज होगा। इन शॉर्ट यहाँ पे कहा जा सकता है कि एक अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट है, एक चार्ज्ड ऑब्जेक्ट है। अगर अनचार्ज्ड को चार्ज के पास में लेकर आते हैं तो दोनों के ऊपर सेम टाइप का चार्ज डेवलप हो जाता है। तो दिस इज द मेथड चार्जिंग बाय कंडक्शन। कंडक्शन मतलब एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर यहाँ पे चार्जेस फ्लो होके आ रहे हैं, यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर, ये वाले से यहाँ पे दूसरे वाले के ऊपर चार्जेस ट्रांसफर हो गए। तीसरा हमारे पास में यहाँ पे मेथड है, दैट इज चार्जिंग बाय इंडक्शन। देखो, ये जो मैंने यहाँ पे आपको मेथड बताया चार्जिंग बाय कंडक्शन वाला, चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन में क्या हो रहा है, हम दो ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे से टच करवा रहे हैं। यहाँ पे दोनों ऑब्जेक्ट्स कैसे हैं, दोनों ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के कांटेक्ट में है। अब जो ये इंडक्शन का मेथड है, इस इंडक्शन के मेथड में दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं होंगे।
यहां पे दूर ही रहेंगे दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे से और उनके ऊपर चार्जेस डेवलप हो जाते हैं। देखते हैं ये कैसे हो रहा है। देखो हमारे पास में यहाँ पे चार्जिंग बाय इंडक्शन में भी दो मेथड है, एक ग्राउंड कनेक्शन करके हम कर सकते हैं, दोनों को देखते हैं हम यहाँ पे। ये मेरे पास में यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, जिस ऑब्जेक्ट में मैंने कहा इसके ऊपर कैसा चार्ज था, इसके ऊपर कोई यहाँ पे कोई भी XYZ हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर कुछ चार्ज है। अगर मैं इसके पास में ये एक पॉजिटिवली चार्ज रोड को लेके आती हूं, हमने क्या किया है, एक कोई मेरे पास चार्ज ऑब्जेक्ट है, उसके पास अगर मैं किसी पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट को लेकर आई, तो पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट को लेकर आने से क्या हुआ, यहां पे कुछ नेगेटिव चार्जेस डेवलप हो गए। मतलब इसको हम स्टार्टिंग से अगर देखें तो मैं कहूंगी यहां पे एक कोई ऑब्जेक्ट था, इसके पास में मैं ये एक पॉजिटिवली चार्ज रोड को लेकर आई, तो क्योंकि यहाँ पे इसके पास पॉजिटिव है, तो ड्यू टू द इंडक्शन, क्लास 10th में हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में पढ़ा था, फैराडेज के लॉज जो पढ़े थे, तो हम कह रहे हैं कि यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज वाली रोड जब इसके पास आएगी तो यहाँ पे इधर की साइड में कुछ नेगेटिव चार्जेस डेवलप हो जाएंगे। यहाँ नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ तो इधर की साइड में कौन सा चार्ज डेवलप हो गया, इधर की साइड में पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। अब हमने क्या कर दिया, ये वाला जो पार्ट है इसको यहाँ पे ग्राउंड कर दिया, मतलब इसकी अर्थिंग कर दी। जब हमने इसकी अर्थिंग करी तो ये जो पॉजिटिव चार्ज था ये तो कैसा हो गया, ये तो ग्राउंड हो गया, ये तो अर्थ में चला गया, तो पॉजिटिव तो यहां से वैनिश हो गया। अब यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे बच रहा है। अब सिर्फ नेगेटिव चार्ज बच रहा है, और अगर मैं इस पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रोड जो मैंने ले रखी है इसको भी यहां से हटा देती हूं, तो मेरे पास में क्या बचता है, सिर्फ और सिर्फ ये यहाँ पे स्फेयर बचता है जिसके ऊपर ये नेगेटिवली चार्ज्ड है। अब क्योंकि इसके पास यहाँ पे कोई रोड नहीं है जो इन चार्जेस को अट्रैक्ट करे, तो ये और एक ये यूनिफॉर्म शेप का हमारे पास में स्फेयर है। और मैंने आपको लेक्चर नंबर 2 में बताया था कि चार्जेस का जो स्प्रेड होता है, अगर कोई यूनिफॉर्म सिमेट्रिकल बॉडी है तो उसके ऊपर चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो यहाँ पे भी हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, ये कैसा है, ये सिमेट्रिकल है, तो अब इसके ऊपर चार्जेस भी क्या करेंगे, वो भी इसके ऊपर यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाएंगे। तो अब जब इसके ऊपर यूनिफॉर्मली स्प्रेड होंगे तो ये नेगेटिव चार्ज कुछ इस तरह से इसके ऊपर स्प्रेड हो गया। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे हमने यहाँ पे एक कोई अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट था उसको हमने यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज कर दिया विद द हेल्प ऑफ इंडक्शन मेथड। दोबारा समझते हैं इसी चीज को। एक ऑब्जेक्ट है, कोई चार्ज नहीं है इसके ऊपर, मैं इसके पास में एक ग्लास की रोड लेके आती हूं, इस रोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। ड्यू टू द इंडक्शन यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया, यहाँ पे नेगेटिव हुआ तो इधर एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। अब इस पॉजिटिव चार्ज को मैंने ग्राउंड कर दिया, ग्राउंड करा तो पॉजिटिव चार्ज पूरा अर्थ हो गया, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चार्ज यहाँ पे बचा। अब मैं इस कंडक्टिंग, ये जो मेरे पास ग्लास की रोड है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसको हटा देती हूँ। जब मैं इसको यहाँ से हटा दूंगी तो जैसे ही हटाऊंगी तब अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब यहाँ पे ये जो मेरे पास स्फेयर है इस पे सिर्फ नेगेटिव चार्ज है, और ये नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। एंड दिस इज हाउ हमने क्या कर दिया, ये जो एक स्फेयर था इसके ऊपर चार्जेस को डेवलप करवा दिया। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ये एक दूसरा मेथड हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। इस दूसरे मेथड में क्या किया, आपके पास में सबसे पहले यहाँ पे ये दो कंप्लीटली डिस्चार्ज या कहें कंप्लीटली न्यूट्रल आपके पास में दो ऑब्जेक्ट हैं जो यहाँ पे प्रेजेंट है। हमने दोनों को कॉन्टेक्ट में ले रखा है एक दूसरे के। इसके पास में यहाँ एक पॉजिटिव रोड लेके आएंगे, जब पॉजिटिवली चार्ज किसी रोड को लेके आएंगे तो यहाँ नेगेटिव चार्ज हो जाएगा ड्यू टू द इंडक्शन। अब अगर यहाँ पे नेगेटिव है तो ऑब्वियसली यहाँ पे कैसा हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ड्यू टू द इंडक्शन। अब क्या किया, पहले देखो यहाँ पे, पहले ये क्या दोनों आपस में एक दूसरे से कॉन्टेक्ट में है, बिल्कुल ये दोनों आपस में एक दूसरे से कॉन्टेक्ट में है। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम इनका ये जो कॉन्टेक्ट है इसको यहाँ पे ब्रेक कर दिया, तो अब यहाँ पे कोई कॉन्टेक्ट में नहीं है।
अब यहाँ पे एक ये आपके पास में ए स्फेयर है, ये बी स्फेयर है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है। अगर मैं इस रोड को भी यहां से हटा देती हूं, अगर मैंने क्या कर दिया, अब मैंने ये पॉजिटिवली जो ग्लास रोड है उसको भी यहां से हटा दिया। जब मैंने ऐसा किया तो यहां पे इस ए स्फेयर पे नेगेटिव चार्ज और इस बी स्फेयर पे पॉजिटिव चार्ज। दोबारा समझते हैं एक बार। दो आपने स्फेयर लिए हैं, दोनों स्फेयर में आप क्या कर रहे हैं, दोनों आपके न्यूट्रल स्फेयर हैं, किसी के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, दोनों को कांटेक्ट में रखा, ठीक है, एक दूसरे के ऐसे कांटेक्ट में है। अब हम क्या करते हैं, अब हम एक यहाँ पे ग्लास रोड लेके आते हैं इसके पास में, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इंडक्शन के थ्रू इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब इस पे नेगेटिव है तो इसके पास वाले स्फेयर पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। पहले ये दोनों ऐसे जुड़े हुए हैं, अब हमने इनको अलग कर दिया। जैसे ही हमने इनको अलग किया तो एक पे आपका क्या है, नेगेटिव चार्ज, एक पे पॉजिटिव चार्ज। अब इस ग्लास रोड को भी हटा दो। जब इसको भी हटा देंगे तो दिस इज द नेगेटिवली चार्ज स्फेयर, दिस इज द पॉजिटिवली चार्ज स्फेयर। और हमने क्या ले लिया, हमने दोनों तरह के स्फेयर यहां पे आपको मिल गए। तो दिस इज अनदर मेथड ऑफ चार्जिंग बाय द इंडक्शन, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को अभी तक ये क्लैरिटी आ गई होगी कि अगर हमारे पास में कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उस ऑब्जेक्ट को चार्ज कैसे किया जा सकता है। रिवाइज कर लेते हैं एक बार आगे जाने से पहले। हमारे पास पहला मेथड है चार्जिंग का, पहला कौन सा मेथड है, फ्रिक्शन वाला मेथड। फ्रिक्शन वाले मेथड से हम चार्ज कर सकते हैं। दूसरा मेथड है हमारे पास में कंडक्शन का मेथड, हम कंडक्शन से भी स्फेयर्स को चार्ज कर सकते हैं। तीसरा वी हैव द इंडक्शन मेथड। इंडक्शन में भी वी हैव टू मेथड्स। पहला वाला कौन सा, जिसमें एक स्फेयर लेते हैं उसको ग्राउंड कर देते हैं और वो चार्जिंग जो एक पर्टिकुलर हमें चाहिए वो मिल जाती है। दूसरे मेथड में हम क्या करते हैं, दो स्फेयर लेते हैं, दोनों को कांटेक्ट में रहते हैं, फिर दोनों को सेपरेट कर देते हैं। तो इस तरह से हमारे पास में तीन मेथड हो गए चार्जिंग के। पहला आपका कौन सा, फ्रिक्शन, दूसरा कौन सा, कंडक्शन, तीसरा कौन सा, इंडक्शन। डन। चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है यहाँ पे कूलाम्स लॉ, ठीक है। अब हम बात किसकी करने वाले हैं, अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कूलाम्स लॉ। देखो कूलाम नाम के एक बहुत ही ग्रेट साइंटिस्ट है यहाँ पे। कूलाम नाम के साइंटिस्ट ने एक लॉ दिया है जो किसके बारे में बताता है, जो कोई भी चार्जेस के बीच के फोर्स के बारे में यहाँ पे बता रहा है। मैं कह रही हूं कि मेरे पास में यहाँ पे कोई एक चार्ज है जो मैंने यहाँ पे Q1 लिख रखा है, हमने एक कोई टेस्ट चार्ज यहाँ पे ले रखा है। मैंने यहाँ पे एक दूसरा चार्ज लिया Q2, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज R। अब क्योंकि Q1 चार्ज है इसकी तरफ से भी कोई फोर्स होगा, Q2 चार्ज है इसका भी कुछ फोर्स होगा। तो अब यहाँ पे जो कूलाम थे उन्होंने बताया कि अगर कोई भी दो चार्जेस हैं उनको हमने किसी डिस्टेंस से सेपरेट कर रखा है तो उनके बीच में जो फोर्स होगा वो कैसा होगा, उसकी प्रॉपर्टीज कैसी होगी, वो फोर्स आपको मैग्नीट्यूड कैसा मिलेगा, उसका डायरेक्शन कैसा होगा। तो कूलाम ने कहा कि जो यहां पे फोर्स होगा इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेस। दो चार्ज कौन कौन से हैं, Q1, दूसरा कौन सा है, Q2। प्रोडक्ट होगा तो Q1 इंटू Q2, तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेस। ये बात कही उन्होंने सबसे पहली। दूसरी बात यहां पे इन्होंने क्या कही, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। हमने यहाँ पे दो चार्ज लिए, एक Q1 चार्ज लिया, एक Q2 चार्ज लिया, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है, यहाँ पे R डिस्टेंस है। तो जो फोर्स आएगा वो कैसा आएगा, दैट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। कहने का मतलब हो गया अगर चार्जेस का मैग्नीट्यूड इंक्रीज होगा तो फोर्स की स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होगी। अगर दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस को आप बढ़ाते जाते हो तो जितनी ज्यादा आप डिस्टेंस बढ़ाओगे उतना फोर्स कम होता जाता है। तो अगर चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगा, चार्जेस के बीच की डिस्टेंस अगर इंक्रीज होगी तो फोर्स डिक्रीज होगा। तो ये दूसरी बात यहां पे कूलाम ने कही।
अगर हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों को अगर कंबाइन कर देते हैं यहां पे, तो मेरे पास में ये क्या आता है, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों से मैं क्या लिख सकती हूं, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब यहां पे एक प्रोपोर्शनैलिटी साइन हमने लगा रखा है, जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाते हैं तो वी पुट अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। तो अब यहां पे क्या लगाएंगे हम, अब यहां पे हम एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाएंगे। तो अब मैं क्या कर सकती हूं, इस साइन को हटा के यहां पे कांस्टेंट लिख रही हूं एंड आई एम राइटिंग Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो F मेरे पास में क्या आ गया, F मेरे पास में आ गया F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब हम कहते हैं कि यहां पे जो ये K है, जो एक कांस्टेंट है, ये क्या है, ये K कांस्टेंट है हमारे पास में इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। और जो ये K है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये नेचर ऑफ द मीडियम पे डिपेंड करता है जो उन दो चार्जेस को सेपरेट कर रहा है। और अगर मैं बात करूं इस K की वैल्यू की, तो अगर CGS सिस्टम हम लेते हैं, क्लास 11th में पढ़े थे हमने SI सिस्टम, MKS सिस्टम, CGS सिस्टम, तो CGS सिस्टम में जो K की वैल्यू है वो हम 1 लेके चलते हैं। लेकिन अगर मैं SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स की बात करूं यहां पे, तो जो K की वैल्यू है वो हम लेते हैं 1/4πε0 के बराबर। ठीक है, किसके बराबर ले रहे हैं, 1/4πε0। और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू अगर मैं आपको बताऊं तो इट विल बी इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9। दिस विल बी द वैल्यू इन द SI सिस्टम। देखिए SI सिस्टम में हमारे पास क्या आ रहा है, K की वैल्यू आ रही है 1/4πε0। वहां पे ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, अब एप्सिलॉन नॉट है आपका अगेन एक कांस्टेंट वैल्यू जिसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अगर मैं बात करूं यहां पे इस कांस्टेंट K की, तो इसकी वैल्यू क्या है, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। अब देखो ये यूनिट्स या ये वैल्यूज जो कांस्टेंट है उनको आपको याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जब भी आपको एग्जाम में कोई क्वेश्चन आएगा और उसमें कोई कांस्टेंट आपको यूज करना होगा, तो उस कांस्टेंट की वैल्यू ऑलरेडी पेपर में गिवन होती है, या फिर जितने भी कांस्टेंट्स होते हैं उनकी वैल्यू हमेशा दी हुई ही मिलती है। बहुत रेयरली कभी ऐसा होगा कि आप कोई न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं और आपको इन कांस्टेंट्स की वैल्यू अपने याद रख के आपको पुट करनी हो, बाकी आपको इनको याद रखने की जरूरत नहीं होती। तो ये हमारे पास में यहाँ पे कांस्टेंट K आ गया। अब देखो अभी जो हमने कूलाम्स लॉ लिया, उस कूलाम्स लॉ में हमने कहीं पे भी डायरेक्शन की बात नहीं करी कि कोई एक चार्ज Q है उस पे Q2 की वजह से फोर्स लग रहा है तो उसका डायरेक्शन कैसा होगा। अब Q2 के ऊपर Q1 की वजह से फोर्स लग रहा है तो उसका डायरेक्शन क्या होगा। अभी हमने सिंपली एक कूलाम्स फोर्स की बात करी और वो कूलाम्स फोर्स का हमारे पास में फॉर्मूला क्या आया, F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया। अगर मैं K की जगह यहाँ पे वैल्यू पुट करना चाहूं तो मैं K की वैल्यू यहाँ पे 1/4πε0 भी लिख सकती हूँ। तो Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये मेरे पास में यहाँ पे क्या आ गई, F इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये बात है जब हम यहाँ पे डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे। ये हमारा एक कूलाम जो थे उन्होंने एक हमें फोर्स के लिए फॉर्मूला दे दिया। इस फॉर्मूले का हम बहुत सारी जगह पे यूज भी करेंगे, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है क्योंकि जगह जगह न्यूमेरिकल्स जब हम करेंगे तो वी विल बी यूजिंग दिस फॉर्मूला। अब बात करते हैं कूलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। फिजिक्स में डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लास 11 जब हम लोगों ने पढ़ा तो क्लास 11th में हमने वेक्टर्स की इंपॉर्टेंस को पढ़ा था। हमने कहा कि फिजिक्स में डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होती है,
डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए हम मोस्टली ऐसी क्वांटिटीज का यूज करते हैं जो वेक्टर क्वांटिटीज होती है, जिसमें डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है। डेली लाइफ में हमारी स्केलर क्वांटिटीज काम कर जाती है, जैसे कि हम डेली लाइफ में स्पीड का यूज करते हैं, हम डिस्टेंस बोलते हैं, जहां पे सिर्फ मैग्नीट्यूड है, कोई डायरेक्शन नहीं है। लेकिन जैसे ही हम फिजिक्स में रिसर्च की बात करते हैं, जब हम वहाँ पे बात करते हैं सैटेलाइट्स की, हम बात करते हैं ऑटोमेशन की, तो उन सारी जगहों पे डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंस रखता है और हमें वेक्टर क्वांटिटीज़ का यूज़ करना पड़ता है। इसलिए हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, हम वेलोसिटी की बात करते हैं, हम एक्सेलरेशन में भी पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब एवरीवेयर वी आर टेकिंग द केयर ऑफ डायरेक्शन। तो अब जब हम कूलाम्स लॉ पढ़ रहे हैं तो फोर्स है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब अब इसके भी डायरेक्शन की बात तो हमें करनी पड़ेगी। तो अब हम देखते हैं कि कूलाम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में कैसे किया जाता है। देखो, कूलाम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले तो हमने यहाँ पे ये दो चार्जेस लिए, ये Q1 चार्ज हमारा एंड दिस इज दी Q2 चार्ज, दो पॉजिटिव चार्जेस जो हमने पहले ऐसे नॉर्मली Q1 Q2 लिख रखा था। अब हमने क्या कर दिया, अब हमने इसको बहुत ही तरीके के साथ यहाँ पे Q1 और Q2 ऐसे लिख दिया। अब इसके कुछ डायमेंशंस भी होंगे। अब देखो, वेक्टर्स की बात कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि ये एक्स एक्सिस अगर किसी प्लेन में है तो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, इसके कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट्स तो होंगे। ऑरिजिन से मैं अगर इसकी डिस्टेंस लूं तो ये हमने R1 ली है, दिस इज दी R2 डिस्टेंस। तो आपके पास में Q1 Q2 दो चार्जेस हैं। Q1 की डिस्टेंस ऑरिजिन से R1 है, Q2 की डिस्टेंस ऑरिजिन से R2 है। दोनों के बीच की डिस्टेंस की बात करूं तो अगर मैं ये वाला वेक्टर इधर की साइड लूं तो दिस इज R12 वेक्टर, अगर मैं इस डायरेक्शन में लूं तो दिस इज R21 वेक्टर। तो इस तरह से मेरे पास में ये दो वेक्टर्स आ जाएंगे। अब देखिए, हमने वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन पढ़ा था क्लास 11th में। तो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से हम क्या कर रहे हैं, मेरे पास यहाँ पे ये एक R1 वेक्टर है, इसके बाद में मेरे पास यहाँ पे ये एक R12 वेक्टर है, यहाँ पे मेरा एक रिजल्टेंट वेक्टर है दैट आई एम कॉलिंग R2 वेक्टर। अगर मैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन या जो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ये जो हमने पढ़े थे उनका यूटिलाइजेशन यहाँ पे करती हूँ तो मैं क्या कहूंगी, मैं कहूंगी R1 वेक्टर प्लस R12 वेक्टर ये किसके बराबर होगा, ये R2 वेक्टर के बराबर होगा। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अगर नहीं आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसा ट्रायंगल लॉ से पॉसिबल नहीं है तो एक बार क्लास 11th की बुक खोल के देख लेना, आपको तुरंत पता चल जाएगा कि अगर मेरे पास एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर मेरा ये है, मैं अगर रिजल्टेंट फाइंड आउट करना चाह रही हूँ तो इन दोनों को मैं यहाँ पे ऐड कर सकती हूँ। तो R1 प्लस R12 मेरे पास किसके बराबर आ गया, R2 वेक्टर के ये बराबर आ गया। ठीक है, तो ये यहाँ पे R2 वेक्टर के बराबर आ गया। यहां से अगर मैं R12 की वैल्यू निकालूं तो क्या मैं R12 की वैल्यू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर लिख सकती हूं क्या? मैंने सिंपली क्या किया है, मैंने यहाँ पे ये जो R1 था इस R1 को यहां से मैं यहां ले गई तो ये माइनस में हो गया। तो R12 मेरे पास में किसके बराबर आ गया, R2 माइनस R1 के बराबर आ गया। एक चीज हो गई हमारे पास में, तो मेरे पास R12 वेक्टर आ गया यहाँ पे R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर के। अब हम आ जाते हैं दूसरे वाले पे जो R21 वेक्टर है उसको निकालना है। तो देखिए R21 वेक्टर के लिए आपको क्या करना होगा, अब यहाँ पे R21 वेक्टर आपका आएगा R2 वेक्टर प्लस R21 वेक्टर, इट विल बी इक्वल टू R1 वेक्टर। इस तरह से अगर मैं इसको सॉल्व करती हूं तो मेरे पास में R21 वेक्टर किसके बराबर आ जाएगा, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। क्या आ रहा है क्या ऐसा? तो R21 वेक्टर मेरे पास में किसके बराबर आ गया, R21 वेक्टर मेरे पास बराबर आ गया R1 माइनस R2 के। अब देखो R12 क्या है, R2 माइनस R1। सुनना अच्छे से, R12 वेक्टर क्या है, R2 माइनस R1। R12 क्या है, R1 माइनस R2। तो एक है मेरे पास R2 माइनस R1, एक है मेरे पास R1 माइनस R2। तो क्या हम यहां पे कह सकते हैं
कि R12 वेक्टर जो है वो ऑपोजिट है किसके, R21 वेक्टर के। अब हो सकता है कई बच्चे कहे कि ऐसा कैसे कर दिया मैम, ये मतलब उल्टा कैसे हो गया। तो देखो इसको हम एक बार ऐसे समझते हैं, मेरे पास में यहाँ पे R12 कितना आया, R12 मेरे पास में यहाँ पे आया R2 माइनस R1, R2 माइनस R1। ये कैसे आया, ये वेक्टर एडिशन का रूल यूज करके आया, ये पहली बात होगी। अब R21 मेरे पास में कितना आया, R1 माइनस R2, ऐसा आ गया। अगर मैं R1 माइनस R2 में से माइनस को कॉमन ले लेती हूं, अगर मैं यहां से क्या करूं, माइनस को कॉमन ले लूं, तो मैं क्या लिख सकती हूं, R2 माइनस R1, ऐसा लिखा जा सकता है ये, अगर मैंने माइनस साइन को कॉमन ले लिया तो। अब मैंने ऐसा लिखा, तो क्या ये जो R2 माइनस R1 है ये R12 के बराबर है, तो ये क्या माइनस R12 आ जाएगा। और यही चीज मैंने आपको बोली कि R21 होगा वो किसके बराबर होगा, वो R माइनस R12, या फिर इसका ऑपोजिट बोल लो, ऐसा हुआ। ये बात कहने से मेरा सिंपल सा मतलब ये है कि जो Q1 फोर्स है, अब देखो इसको हम थ्योरेटिकली भी समझ सकते हैं, यहाँ पे R12 इज इक्वल्स टू माइनस R21 या फिर R21 इज इक्वल्स टू माइनस R12 से मतलब है कि जो Q1 पे फोर्स लग रहा है और जो Q2 पे फोर्स लग रहा है वो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, ऐसा थ्योरेटिकली इसका मतलब है। अब इसको मैं एक और तरीके से आपको समझाती हूं यहाँ पे कि कैसे दोनों के ऐसे ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, मतलब यहाँ पे फोर्स का डायरेक्शन की बात हो रही है। ये जो हम इतना वेक्टर्स की बात कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें फोर्स का डायरेक्शन पता करना है। और फोर्स का डायरेक्शन कैसे पता हो रहा है, दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, और Q1 Q2 पे फोर्स कैसे लग रहे हैं, ऐसे एक का इधर जा रहा है एक का इधर जा रहा है। और वो कैसे प्रूव किया हमने, जब हमने ये वेक्टर्स के लॉ देखे तो हमने कहा R12 जो है वो नेगेटिव ऑफ R21 के बराबर है। तो R1 अगर ऐसे है तो R2 कैसे है, इधर की साइड में, तो ऐसे दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे आ रहे हैं। अब देखो इसको दूसरे तरीके से हम कैसे समझ सकते हैं, इसको दूसरे तरीके से हम कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि आपके पास में यहाँ पे प्लस Q1 चार्ज है, आपके पास में यहाँ पे प्लस Q2 चार्ज है। जब हमने चार्जेस की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी तो मैंने आपको बताया था लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो अगर Q1 Q2 पे कोई फोर्स लगाएगा, दोनों कैसे हैं, पॉजिटिव, Q1 Q2 दोनों पॉजिटिव चार्जेस। Q1 और Q2 कैसा फोर्स लगाते हैं, रिपल्सिव फोर्स, एक दूसरे से दूर, ये पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, ये इसको क्या करेगा, दूर धकेलेगा। तो ये इसके ऊपर फोर्स किधर लगा रहा है, इधर, कि तुम इधर भागो। ये जो है ये इसके ऊपर फोर्स किधर लगा रहा है, तुम इधर जाओ, क्योंकि रिपल्सिव फोर्स है, देयर इज फोर्स ऑफ रिपल्शन, इसलिए वो फोर्स ऐसे लग रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए यहां पे हम लोग क्या बता रहे हैं, जो कूलाम्स लॉ ऑफ वेक्टर फॉर्म है, कूलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, वो सिंपली हमारा डायरेक्शंस को बता रहा है। और ये जो माइनस हम दिखा रहे हैं यहाँ पे, ये ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब एक फोर्स इधर लग रहा है तो दूसरा फोर्स आपका इधर की साइड में लग रहा है, दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। अब अगर मैं वेक्टर फॉर्म में कूलाम्स लॉ को लिखना चाहूं तो हाउ आई कैन राइट इट, मैं इसको एक फॉर्म है लिख सकती हूं, फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू द सेकेंड चार्ज। जो ये F12 है इसका मतलब क्या है, फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू द सेकेंड चार्ज। ये किसके बराबर होगा, वही अपना K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। लेकिन अब डायरेक्शन तो बताना पड़ेगा, डायरेक्शन किधर आएगा, डायरेक्शन आपका आ गया R21। आप इसको R21 कैप, हम यूनिट वेक्टर यहां ले लेते हैं, यूनिट वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड 1 होगा, 1 मैग्नीट्यूड है, अगर इसको किसी 1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो इसके मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये यूनिट वेक्टर है, मैग्नीट्यूड भी है डायरेक्शन भी है, तो ये क्या कर देगा, फोर्स का डायरेक्शन यहाँ पे दे देगा। अब जरूरी नहीं है यहाँ पे आपको R21 ही लिखा हुआ मिले, हमारी जो NCERT की बुक है वहां पे आपको ये R12 भी लिखा हुआ रहता है। तो ये आप इस तरह से भी, मतलब वो डिपेंड करता है आपने किस तरह से साइन कन्वेंशन को लिया है। मैंने जो साइन कन्वेंशन लिया है उसमें फोर्स ऑन 1 ड्यू टू द सेकेंड हमारे पास क्या आया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q1 Q2 अपॉन R21 का स्क्वायर R21 कैप, मतलब R21 कैप यहाँ क्या कर रहा है, इट इज जस्ट शोइंग द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। F21 की अगर मैं बात करूं, F21 से मेरा मतलब है फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू द वन। ये क्या आ रहा है मेरे पास में, ये मेरे पास आ रहा है K Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर इंटू R12। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में दो फॉर्मूले देख लिए हैं कूलाम्स लॉ के। तो अभी तक वाले चैप्टर में हमने क्या किया है, अभी तक के लेक्चर में हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा चार्जिंग बाय आपके पास, अच्छा इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे हमने चार्जिंग कैसे होती है, फ्रिक्शन की वजह से, कंडक्शन की वजह से, फिर इंडक्शन की वजह से, वो चीजें देखी। फिर हमने कूलाम्स लॉ देखा, फिर कूलाम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म को देखा। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक बार डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो हमारे पास में यहाँ पे K होता है उसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपके पास में यहाँ पे K है, और इस K की वैल्यू किसके बराबर होती है, एप्साइलन अपॉन एप्साइलन नॉट के बराबर। ठीक है, ये हमारा होता है एप्साइलन अपॉन एप्साइलन नॉट के बराबर, और इसे हम ER से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ER क्या होता है, ER इज द रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। ठीक है, एप्साइलन नॉट तो क्या होगी, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम, नॉट लिखा है ना, तो वो वैक्यूम की होगी। ER लिख रखा है तो इसका मतलब वो मीडियम की इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी की हम बात यहां पे कर रहे हैं। अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को आपको डिफाइन करना हो तो आप कैसे डिफाइन करोगे, रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू द इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। तो दोनों को, मतलब ये जो फॉर्मूला लिखा है ना हमने यहाँ पे, एप्साइलन R इज इक्वल्स टू एप्साइलन अपॉन एप्साइलन नॉट, तो मतलब ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, और ये किसके बराबर होता है, ये रेशियो के बराबर होता है, किसकी, मीडियम की इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी से फ्री स्पेस की इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। इन दोनों को डिवाइड कर दोगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, यू विल गेट द डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, उसके बाद में हम कहते हैं फोर्स ऑफ मीडियम विल बी इक्वल टू फोर्स इन द फ्री स्पेस डिवाइडेड बाय द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये एक फॉर्मूला है, याद रख लेना, कई बार हम लोगों को ये काम आ जाता है जब हम लोग न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। ये वाला एक फॉर्मूला है, इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान रखना न्यूमेरिकल्स करते वक्त, या फिर कुछ बहुत ही ज्यादा डीप किसी में कॉन्सेप्ट आ गया तो इन दोनों फॉर्मूलों का हम वहां पे यूटिलाइजेशन कर लेते हैं। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट करने के बाद में वी हैव द नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारे पास में फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। अभी तक हमने क्या लिए थे, अभी तक हमने सिर्फ दो चार्ज लिए थे और उन दोनों चार्जेस के बीच में हम फोर्स देख रहे थे। अब हम दो चार्ज नहीं ले रहे, अब हम बहुत सारे चार्जेस ले रहे हैं, और अब हम देखेंगे कि उनमें फोर्स कैसे लगता है। देखो, मैंने कहा मेरे पास यहाँ पे एक चार्ज है जिसे मैंने Q1 कहा है। ठीक है, ये चार्ज है अपना, इसका अपना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये यहाँ पे बैठा हुआ है। अगर इसके पास में मैं कोई चार्ज दूसरा Q2 लेकर आती हूँ तो Q2 की वजह से Q1 पे एक फोर्स लगेगा। ठीक है, मैंने कहा Q2 की वजह से Q1 पे कोई फोर्स लगेगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू द 2, वो मेरा पास में आ गया K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। डायरेक्शन अगर हमें लिखना है यहाँ पे तो कुछ हम यहाँ पे यूनिट वेक्टर ऐड कर देते हैं, वो हमें डायरेक्शन को शो कर देगा। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब मैंने कहा जरूरी नहीं है यहाँ पे एक ही चार्ज हो Q2, यहाँ पे और भी चार्जेस हो सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे एक नया चार्ज ले लिया Q3। अब Q3 की वजह से भी Q1 के ऊपर कोई फोर्स लगेगा, तो वो फोर्स क्या हो गया, F13 इज इक्वल्स टू K Q1 Q3 डिवाइडेड बाय R13 का स्क्वायर इंटू R13 यूनिट कैप। कर सकते हैं हम ऐसा। अब ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे तीन ही चार्ज हो सकता है यहाँ पे कोई चौथा चार्ज Q4 भी प्रेजेंट हो। Q4 चार्ज प्रेजेंट होगा तो इसकी वजह से भी इसके ऊपर कोई फोर्स लगेगा। अब जो वो फोर्स लगेगा वो हम क्या लिख सकते हैं, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू द फोर्थ चार्ज। F14 का क्या मतलब हुआ, फोर्स ऑन द फर्स्ट चार्ज ड्यू टू द फोर्थ वन। ये किसके बराबर आएगा, इट विल बी इक्वल टू K Q1 Q4
डिवाइडेड बाय R14 का स्क्वायर इंटू R14 का कैप। ठीक है, तो ऐसे करके हमने कहा यहाँ पे चार्ज है एक Q1 और इस Q1 के ऊपर क्या हो रहा है, इसके आसपास में जितने भी चार्ज है Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7, Q8 जितने भी चार्जेस हैं उन सब की वजह से फोर्स लग रहा है। इंडिविजुअली अगर मैं फोर्सेस के देखूं तो F12, F13, F14 ऐसे मेरे पास फोर्स आएंगे, लेकिन अब टोटल चार्ज कितना, फोर्स कितना है, मतलब ये जो Q1 मेरा यहाँ पे चार्ज है इसके ऊपर टोटल फोर्स कितना लग रहा है। तो टोटल फोर्स के लिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, टोटल फोर्स के लिए हम इन सारे फोर्सेस को ऐड कर देंगे। मतलब टोटल फोर्स क्या हो जाएगा, F हमारा हो जाएगा फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू द सेकेंड, फोर्स ऑन वन ड्यू टू द थर्ड, फोर्स ऑन वन ड्यू टू द फोर्थ एंड सो ऑन। अगर n नंबर ऑफ चार्जेस है तो n 1n आ जाएगा वहां पे। तो ऐसे करके ये हमारा टोटल चार्ज, टोटल फोर्स को बता देगा। टोटल फोर्स हमें मिल गया। अब टोटल फोर्स के लिए हम कहते हैं कि हम यहाँ पे समेशन का यूज कर लेते हैं। ये एक मैथ्स का हमारा इजी हो जाता है, मैथ्स हमारी हेल्प करती है बहुत सारी चीजों में। तो फिजिक्स में तो मैथ्स बहुत हेल्प करती है, मैथ्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। तो हमने क्या कर दिया, ये जो समेशन है वो यहाँ पे सम के लिए यूज कर लिया। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ये किसके बराबर होगा, K। अब आप देखो इनमें Q1 सब में क्या है, कॉमन है। भाई Q1 चार्ज ही है जिसके ऊपर सारे फोर्सेस लग रहे हैं, तो Q1 तो हमारा कैसा हो गया, कॉमन हो गया यहाँ पे। बाकी मैं कह रही हूँ I इज टेंडिंग फ्रॉम सेकेंड चार्ज टू n नंबर ऑफ चार्ज, ये बराबर हो जाएगा QI डिवाइडेड बाय R1I का स्क्वायर इंटू R1I का कैप। I की वैल्यू अब आप यहां पे लिख सकते हो 1 2 3 4, सॉरी 1 तो एक अपने पास हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जितनी लेना चाहो उतनी यहां पे आप वैल्यूज लिख सकते हैं। तो अगर मल्टीपल हमारे पास में चार्जेस हैं तो जो सिस्टम का टोटल चार्ज आएगा, सॉरी जो टोटल फोर्स आएगा, अगर मल्टीपल चार्जेस हैं और जो टोटल फोर्स आएगा किसी एक चार्ज के ऊपर, वो फोर्स के लिए फॉर्मूला क्या होगा, F इज इक्वल्स टू K Q1 समेशन I टेंडिंग फ्रॉम 2 to n QI अपॉन R1I का स्क्वायर इंटू R1I यूनिट कैप। ये इसके बराबर हो जाएगा। ये यहाँ पे हमारे पास में फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो ये आपके पास में मल्टीपल चार्जेस की वजह से फोर्स आ जाएगा। ठीक है, आज के लेक्चर में हमने 3 टॉपिक्स को कवर किया। एक हमारा चार्जिंग वाला, दूसरा नॉर्मल कूलाम्स लॉ के लिए फॉर्मूला, तीसरा वेक्टर फॉर्म में हमने कूलाम्स लॉ को देखा, फिर हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात करी, और उसके बाद में हमने बात करी कि अगर मल्टीपल, एक कोई सिस्टम है जिसमें मल्टीपल चार्जेस हैं, तो किसी एक चार्ज के ऊपर उन मल्टीपल चार्जेस की वजह से कितना फोर्स लगेगा। इन शॉर्ट टोटल फोर्स क्या होगा एक सिंगल चार्ज के ऊपर। तो जो टोटल फोर्स होगा उसके लिए हमने यहाँ पे ये एक फॉर्मूला निकाला है। ठीक है, आगे हमारे पास में जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग नए लेक्चर के साथ में स्टार्ट करेंगे। आज के लिए हम लोग इतना करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में वी विल स्टार्ट विद द इलेक्ट्रिक फील्ड। थैंक यू।